हाय स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योग। मींस ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिलता है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क इंडस्ट्रीज, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा। ये सब एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड है। इस फिगर को स्टडी कर लेते हैं और इस फिगर का टाइटल है वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, वैल्यू एडिशन होता क्या है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं कि हम कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा इस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। उसकी वजह यह है कि हमने इसमें कुछ प्रोसेसिंग करके, कुछ जोड़ के, कुछ भी बनाया है उसमें हमने वैल्यू ऐड की है। उस वैल्यू ऐड करने की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जैसे आपने 1 किलो मिल्क लिया जिसकी कॉस्ट मान लेते हैं 50 रुपीज़ है, और आपने आधा किलो शुगर ली जिसकी कॉस्ट हम मान लेते हैं कि 20 रुपीज़ है। अब ये कुल मिला के 70 रुपये हुआ। लेकिन इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके अगर आप कोई स्वीट्स तैयार करते हैं, मिठाई बनाते हैं, बर्फ़ी है या पेड़ा है आप बना देते हो, तो इस 70 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, इस 70 रुपये की कॉस्ट पर आप जो स्वीट्स तैयार करोगे वो इससे हो सकता है आपको कि 200-300 रुपये तक में आपको वो प्रॉफिट दे दें, क्योंकि आपने उसमें वैल्यू ऐड की और जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। जो चीज़ तैयार की वो वैल्यू एडिशन की वजह से हुआ है। अब हाँ, अगर आप बर्बाद कर दो तो नहीं बिकेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए, पहले फाइबर का प्रोडक्शन होता है। फाइबर मतलब रेशे, पतले पतले, जैसे कॉटन है तो कॉटन में रेशे होते हैं। आप रुई उठा लीजिए तो आप रुई को फैलाइए, फैल जाएगा, उसमें से एक एक धागा, मतलब बहुत बहुत रेशे होते हैं उसके अंदर, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो पहले फाइबर का प्रोडक्शन हो गया जैसे कॉटन, उसके बाद उससे रॉ फाइबर तैयार होता है, फिर इसकी स्पिनिंग होती है तो यार्न तैयार होता है यानी धागे, और उसके बाद उन धागों से वीविंग और निटिंग होती है तो फैब्रिक तैयार होता है, कपड़ा जो आप बाजार में जाते हैं और ख़रीद के लेके आते हो बिना सिलाई सिलाए कपड़ा, दैट इज़ कॉल्ड फैब्रिक। और फिर उसको रंगा जाता है या और सब चीज़ें होती हैं फिनिश करके, तो उससे फिर कपड़े तैयार होते हैं पहनने वाले। अब ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर भी बना सकता है जो इंडस्ट्री ग्रुप में से चला रहा हो, या फिर वैसे भी आप ले जाके सिलवा सकते हैं। यहाँ 2 एरो का मतलब ये है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर भी कपड़े तैयार करने के बाद में भी रंगने के लिए इनको भेज सकते हैं। और ये एरो शो करता है कि गारमेंट्स बनने के बाद हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर सकते हैं जो मार्केट में इसको बेच सकता है। जो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे आपने देखे होंगे कपड़े बिकते रहते हैं तरह तरह के रंग रंगीले। तो सबसे कम कॉस्ट जो है वो फाइबर की होगी, उससे ज़्यादा यार्न की होगी, उससे ज़्यादा फैब्रिक की होगी और उससे ज़्यादा गारमेंट की होगी। हर स्टेप पे वैल्यू ऐड हो रही है और उसके बाद गारमेंट्स मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे। और ये एक वैल्यू चेन है जो आप देख रहे हैं। और अगर भारत में ही रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और सारी जो गतिविधियां आप देख रहे हैं वो सब की सब इंडिया में ही अगर हो जाती हैं और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो ये जो कंप्लीट चेन है, कंप्लीट वैल्यू चेन है, हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी चेन के हर स्टेप्स स्वदेशी हैं, इंडियंस हैं, और कंप्लीट वैल्यू चेन हमारे यहाँ एक सिस्टम के रूप में काम करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अभी जिसमें तो हम बहुत कुछ छोड़ दिया हमने, जैसे असेट्स हैं, मशीनें हैं, लेबरर्स हैं, तो सब कुछ इंडिया में ही हो जाता है। अगर इसमें से मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं है। या कोई चीज़ हम बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर ला के यहाँ पे बेचते हैं तो फिर हम कहेंगे कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। हम बहुत पहले से ही फेमस रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और आज भी हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स की काफ़ी डिमांड है बाहर, और जीडीपी में भी इसका अच्छा खासा योगदान होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भारत में एक यूनिक पोजीशन है। भारत की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और चूँकि बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न होता है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर है। जैसे आत्मनिर्भर भारत हम कहते हैं कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करना पड़ता इस इंडस्ट्री के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज़ रॉ मटेरियल से लेके और हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम सेल्फ रिलायंट तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल्स। अब जैसे प्राचीन भारत में, एंशेंट इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो हाथों से स्पिन करके तैयार किए जाते थे हैंडलूम में। जो हथकरघा होता है, देखिए कपड़े कैसे बने जाते हैं, वार्प एंड वेफ्ट, जैसे ऐसे ऐसे कुछ धागे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, एक धागा, दो धागा, तीन धागा। अब एक ऐसे आएगा, इसके ऊपर से नीचे से जाएगा, फिर इसके नीचे से जाएगा, ऊपर से आएगा, अगले वाले से फिर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से ये तैयार होते हैं कपड़े। तो एक फ्रेम में तैयार किए जाते हैं जिन्हें हम लूम कहते हैं। अब वो लूम हाथ से चलाए जाएंगे तो हैंडलूम हो जाएगा, हथकरघा जिसे हम कहते हैं।
और स्प्रिंग का मतलब होता है कि जैसे रुई है, आप उससे अगर बाती आपको बनानी हो, दिए वगैरह में लगाना हो, तो आप उसको देखिए दोनों हाथों में रख के आप उसको ऐंठते हैं। तो उसी प्रकार से जो स्पिंडल्स होते हैं, है ना, स्पिंडल्स होते हैं, तो उनमें लगा दिए जाते हैं। अब जैसे रुई का टुकड़ा है, ठीक है, उसके बाद हमने उसका एक हिस्सा पकड़ा के स्पिंडल में लगा दिया, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया मान लीजिए, ठीक। तो उसके बाद ये इसको घुमाते जाएंगे, तो इसको घुमाते 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 रुई से धीरे धीरे धागा बनता चला जाएगा और जिसमें लपेटता चला जाएगा। लोग इसे पहले हाथ से करते थे और अब ये पावर इस्तेमाल होती है, मशीनों से चलते हैं। तो प्राचीन भारत में हैंड स्पिनिंग होती थी जिससे कपड़े बुने जाते थे, और 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए, है ना, आप जानते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये सब कुछ हुआ था, और हमारा ब्रिटिशर्स का शासन था, और उन्हीं की वजह से जो है सब वीविंग इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में हमारे यहाँ जो वीविंग इंडस्ट्री थी, यानी जो हमारे यहाँ बुनकर उद्योग था, वो बहुत ही उसको नुकसान पहुँचा था, क्योंकि इंग्लैंड में जो मिल से बने हुए कपड़े आते थे, मतलब जो फैक्ट्रियाँ लगी होती थी जिनमें मिल जो जो कपड़े बनाती हैं, तो मिल फैक्ट्रीज होती हैं। आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से कॉटन भारत से जाता था इंग्लैंड में, है ना, मैनचेस्टर एक हब था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। उसके बाद फिर वहाँ से कपड़े यहाँ पे आ जाते थे और भारत में मार्केट में पट जाते थे, महीन होते थे, पतले होते थे, और सप्लाई को भी पूरा करते थे, सस्ते होते थे। तो जो भारत की जो वीविंग इंडस्ट्री है, उसके कपड़े लोग खरीदना पसंद नहीं करते थे, मोटे होते थे, खुरदरे होते थे। जैसे आज आप खादी वगैरह देखते हो, आजकल तो खादी की डिमांड है, बट एट दैट टाइम हमारे यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता था। तो इस तरह से कॉलोनियल पीरियड में देयर वाज अ सेटबैक फॉर द वीविंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि जो हमारे यहाँ पहली टेक्सटाइल मिल सक्सेसफुली इस्टेब्लिश की गई थी 1854 में। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और वर्ल्ड वॉर के समय हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी उनको बूस्टअप जरूर मिला, क्योंकि यूके में कपड़ों की डिमांड बढ़ गई थी। तो उस वक्त हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो शुरुआती दौर में इन द अर्ली ईयर्स जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वो जो महाराष्ट्र वगैरह है, गुजरात वगैरह की जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट थी वहाँ पे थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉटन आसानी से मिल जाता था उनको, और इंडस्ट्रियल लोकेशन में पढ़ा हुआ है कि रॉ मटेरियल के नज़दीक इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉ कॉटन मिल जाता था। अब मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, मार्केट भी अवेलेबल होती थी, ट्रांसपोर्ट है और पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और वहाँ के रहने वाले लेबर भी प्रोवाइड कर देते थे। मॉइस्ट क्लाइमेट भी ठीक थी वहाँ की, जो सूट करती है, तो जिसकी वजह से लोकलाइजेशन देखने को मिला। मतलब कि एक ही जगह कई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती हैं तो लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। और उसके पीछे ये कारण थे जो बुक में दिए गए हैं। कॉटन इंडस्ट्रीज़ के शुरू में जो कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र और गुजरात में। आप हमारे नोट सीरीज़ की वीडियोज़ ज़रूर देखा करिए, वहाँ पे आपको सब ये नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। इस इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से क्लोज लिंक है, और नया ने कितने फार्मर्स की ज़िंदगी को संभालने का काम करती है इंडस्ट्री। और बहुत से लोग इस वैल्यू चेन में एट एवरी स्टेप देयर आर सो मैनी पीपल एम्प्लॉयड। अब जैसे कॉटन बॉल प्लकर्स हैं, जो कॉटन के जो पेड़ होते हैं उनमें जो बॉल्स होती हैं जो फटती हैं, तो उसमें से कॉटन नज़र आता है, तो उसको तोड़ना। उसके बाद जिनिंग है कि जब आप तोड़ते हो कॉटन तो उसमें बीज रहते हैं, तो बीज से रुई के रेशों को अलग करना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जिनिंग। तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं काम करती हैं, तो जिनिंग एक प्रोसेस है। उसके बाद फिर जब रुई अलग हो जाती है तो फिर स्पिनिंग है, उसको घुमाना, उससे यार्न तैयार करना, उसके बाद फिर उससे बुनना, वीविंग, उसके बाद रंगना, फिर डिज़ाइनिंग, मतलब जब बच जाता है कपड़ा तब उसके बाद फिर पैकेजिंग करना, फिर उसके बाद उसकी सिलाई करके गारमेंट्स तैयार करना, टेलरिंग एंड स्विंग। तो हमें कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लिए डिमांड भी क्रिएट करती है, यानी और इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। जैसे कि केमिकल्स हैं, डाइज़ हैं, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, जो जूट इंडस्ट्री से हम ले सकते हैं अगर सिंथेटिक नहीं यूज़ करना है, और इंजीनियरिंग वर्क्स की तो आवश्यकता पड़ती है, मशीनें यूज़ होती हैं। अब कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पैकेजिंग मटेरियल तो तैयार करेगी नहीं, वो डाई तो तैयार करेगी नहीं, तो इस तरह से अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये और इंडस्ट्रीज़ पे भी लागू होता है। और जो स्पिनिंग है, मतलब कि जो धागे बनाने का जो काम होता है, वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में फैला हुआ है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोकलाइजेशन हो गया। लेकिन यही चीज़ें अगर जगह जगह फैली हुई हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड कहलाएंगी। तो जो स्पिनिंग है वो कंसनट्रेटेड है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। लेकिन जो वीविंग है, मतलब कि उस धागे को खरीद कर जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, वो फैला हुआ है पूरे भारत में जगह जगह। और फैले होने की वजह है, कहीं पे काफ़ी एडवांस स्टेज पे वीविंग होती होगी, कहीं पे लोग घरों पे ही करते होंगे। तो जो लोग ट्रेडिशनल स्तर पे करते होंगे तो उससे क्या होता है कि ट्रेडिशनल स्किल्स को एम्प्लॉय करने का मौका मिलता है। वो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस से वीविंग करते हैं कॉटन पर। सिल्क है, जरी का काम है, जो नक्काशी जैसे होती है, तो कपड़ों पर कढ़ाई होती है बारीक बारीक, जिसे हम एम्ब्रॉयडरी तो आप जानते ही होंगे, कढ़ाई वगैरह। आप लखनऊ में चले जाइए, आपको चिकन का वर्क मिल जाएगा, एकदम महीन महीन कुर्ते बढ़िया बढ़िया कॉटन के, और क्या जरी का काम होता है उसके पर।
ये सब हाथ से ही होता है, मशीनों से नहीं होता। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, तो स्पिनिंग में तो इंडिया का जवाब नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है। मतलब कॉटन से जो यार्न तैयार किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, लेकिन जो बुनने के बाद जो सप्लाई हम डेवलप करते हैं वो फैब्रिक की क्वालिटी जो है क्वेश्चनेबल है। देखिए, हाई क्वालिटी आप यार्न यूज़ करोगे तो हाई क्वालिटी फैब्रिक तैयार होगा, लेकिन हाई क्वालिटी यार्न अगर आप खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, तो उससे फैब्रिक महंगा पड़ेगा। हो सकता है मार्केट में कंज्यूमर्स उस तरह के ना मिले। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है उसको आप समझने की कोशिश करिए कि जो हमारे यहाँ जो वीविंग इंडस्ट्री है कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। जो हाई क्वालिटी यार्न हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्पिनिंग में हम बहुत अच्छे हैं, अच्छा स्थान है वर्ल्ड में इंडिया का। तो क्या होगा, यार्न वो एक्सपोर्ट होगा। वीविंग हमारे यहाँ जो है हैंडलूम पे होती है, पावर लूम पे होती है और मिल्स में। कपड़े हमारे यहाँ हाथ से बनाए जाते हैं, पावर लूम का यूज़ किया जाता है और मिलों में कपड़े बनते हैं। अब जैसे हैंडलूम पे खादी प्रोड्यूस की जाती है, और खादी में आप जानते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है वीवर्स को, और इसे हम कह सकते हैं खादी एक कॉटेज इंडस्ट्री है। आपने कभी खादी नहीं पहना है तो पहन के देखिए, बहुत आरामदायक होती है, लेकिन कॉस्टली पड़ेगी और मोटी पड़ेगी, फाइन नहीं होती, बहुत स्मूथ हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? दैट इज इट एम्प्लॉयज सो मैनी पीपल, स्वावलंबी बनाती है भारतीय इकोनॉमी को, लोगों को। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूम इज लोअर देन पावर लूम देन हैंडलूम? तो भाई ये सब तो आप सोचिए, क्योंकि अगर पावर लूम हैंडलूम पे काम करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे। अब मिलों में क्या है, कम लोग लगते हैं और भारी भरकम प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ जो फैक्टर काम कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का। तो इंडिया क्या करता है कि यार्न को ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देता है, हाई क्वालिटी यार्न को जापान को, और इसके अलावा और जो कंट्रीज़ हैं जो भारत से यार्न को खरीद लेती है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल है, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़, भाई ये सब खरीदती हैं इंडिया से। जब एक्सपोर्ट होता है यार्न तो यहाँ पे जाता है। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न, देखिए कॉटन यार्न में इंडिया का अच्छा खासा शेयर है, स्पिनिंग में अपना स्थान रखता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव। और यही वजह है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं कम्पिटिटिव हैं, मुकाबला करने की क्षमता रखती हैं ग्लोबल लेवल पे। दुनिया के अन्य देशों में भी तो यार्न तैयार होता है, स्पिनिंग होती है। वी आर कम्पिटिटिव, समझ लीजिए कि मैदान में हम जीत जाते हैं लोगों से। और जो भी हमारे यहाँ स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो इतनी क्षमता वाली है, मीन्स कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर टू प्रोड्यूस, कि इंडिया में जितना भी फाइबर प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए कॉटन ही है, तो जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है तो हमारे यहाँ स्पिनिंग इंडस्ट्री मजबूत है और इतनी एक्सपेंडेड है कि हर फाइबर को वो स्पिन करके यार्न में तब्दील कर सकती है। सो ग्रेट स्पिनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ऐसा नहीं कि आपको कॉटन है, कोई फाइबर्स हैं तो बाहर भेजने पड़ेंगे, वहाँ से स्पिन होके आएगा। इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ वीविंग इंडस्ट्री है, निटिंग इंडस्ट्री है, या जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो जो हमारे हाई क्वालिटी यार्न होता है उसको पूरा यूज़अप नहीं कर पाते। जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है यार्न स्पिनिंग इंडस्ट्री से, वो जो हमने बताया था ना आपको, एक्सपोर्ट होने की वजह ये है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन द सेगमेंट। तो सेगमेंट मतलब इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड, मतलब बिखरा बिखरा सा, टुकड़े टुकड़े में, छोटी छोटी यूनिट्स में बटा हुआ है जो हमारे यहाँ वीविंग और ये इंडस्ट्री है। तो जो बुनकर उद्योग हमारे यहाँ है कपड़े बुनने का, वो ज़्यादातर स्मॉलर यूनिट्स में जगह जगह फैला हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो तो यार्न यूज़ कर सकती हैं हाई क्वालिटी, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडस्ट्री फैली हुई है, स्कैटर्ड है, विच कैटर टू द लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट की डिमांड्स को पूरा करती है। तो एक मिसमैच हमें देखने को मिलता है, और ये हमारी इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक है। मिसमैच का मतलब कि अगर हम वीविंग इंडस्ट्री को लें तो एक तरफ तो मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं और एक तरफ बिखरी बिखरी सी पूरे देश में यहाँ वहाँ फैली हुई है, और दोनों जो है यार्न का यूज़ करते हैं। तो यार्न का यूज़ ये तो कर सकते हैं, हाई क्वालिटी यार्न का ये नहीं कर पाते, सस्ते यार्न का यूज़ करते हैं। ये भी अगर हाईली एडवांस्ड प्रोडक्शन करें तो हमारे यहाँ जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसे भी सपोर्ट मिले भारत से। तो एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। तो इसलिए हमारे जो स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए हम कई दफ़ा यही पढ़ते चले आ रहे हैं इस ट्यूटोरियल में कि स्पिनिंग इंडस्ट्री, हाई क्वालिटी यार्न, एक्सपोर्ट, यही सब। तो कॉटन यार्न तो एक्सपोर्ट हो जाता है। और देखिए एक मिसमैच और देखने को मिलता है कि जो अपैरल्स हैं, गारमेंट्स हैं, मतलब जो पहने जाने वाले कपड़े जो मार्केट में बिकते हैं, तो उनको बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए भाई एक सरदार जी हैं, उन्होंने हौजरी इंडस्ट्री लगाई हुई है, तब अब वो क्या करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री उनके पास है, तो उन्हें कपड़े चाहिए, इन्हीं को तो काट पीट के टेलर बनाएगा कुछ ना कुछ। तो ये तो हो गया फैब्रिक, है ना। अब ये फैब्रिक भारत में भी तैयार हो सकता है। अब चूंकि हमारे यहाँ लोकल्स पे काफ़ी ज़्यादा स्कैटर और फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स हैं, तो कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेगा।
तो सीधा इंपोर्ट करते हैं फैब्रिक को और बना के गारमेंट्स इंडिया में बेच देते हैं। दिस इज़ द मिसमैच। हमारे यहाँ यार्न अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो जो इंपोर्ट करते हैं वो कपड़ा बनाते हैं, उससे फैब्रिक बनाते हैं, और हम लोग फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं जबकि फैब्रिक हमारे यहाँ भी बनता है। दिस इज़ द मिसमैच। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि 85 पर केजी के हिसाब से यार्न बेचा जाता है, लेकिन अगर उससे हम ट्राउज़र बना के बेचें तो वही चीज़ 800 रुपये पर केजी बिकती है, क्योंकि वैल्यू ऐड हो गई ना। तो फाइबर से, यार्न से, फैब्रिक, उससे गारमेंट तक, वो जो मैंने शुरू में बता दिया था आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद ही एड्रेस करिए कि हमारे यहाँ वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि हम यार्न को एक्सपोर्ट करें। तो बिल्कुल है, जब हमारा यार्न हमारे यहाँ इंडिया में यूज़ हो सकता है तो हमें वीविंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करके उसे एडवांस बना के और जो फ्रेगमेंटेड है उसको यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन। देखिए कॉटन्स होते हैं ना, कॉटन बॉल, तो उसमें लंबे लंबे रेशे, छोटे छोटे रेशे वाले, ये सब क्वालिटी होती हैं कॉटन की। तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिनके लंबे लंबे रेशे होते हैं, क्वालिटी होती है उनके अंदर ज़्यादा, तो हमारे यहाँ लॉन्ग स्टेपल कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है इस वक्त। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेयर, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ बताई जा रही हैं आपको, है ना, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल, पावर सप्लाई जेरेटिक, पावर सप्लाई बराबर नहीं मिलती है, और जो मशीनें हैं पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिनसे वीविंग और अदर प्रोसेसिंग्स होती हैं, तो उन सेक्टर्स में खासकर मशीन अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि लो आउटपुट है ऑफ लेबर। एक लेबर है वो मान लीजिए कि 5 यूनिट्स का उत्पादन करता है 1 घंटे में। अगर मशीन अपग्रेडेशन हो जाए और इस लेबर की कुछ स्किल अपग्रेड हो जाए तो हो सकता है कि 1 घंटे में 8 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो। तो प्रति व्यक्ति से जितनी उम्मीद है उतना उत्पादन नहीं होता, तो हम इसे लो आउटपुट पर लेबर कहेंगे। एंड स्टिफ कंपटीशन, कंपटीशन तो भाई है ही है, ग्लोबल कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे जिस कंपटीशन की बात की जा रही है वो की जा रही है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, जो कि आप जब जूट टेक्सटाइल्स को पढ़ेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर से खतरा है और वीविंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचता है। सिंथेटिक फाइबर जानते हैं? देखिए, रॉ फाइबर्स अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से लेंगे तो वो नेचुरल होंगे। अब कॉटन से बने कपड़े आप पहनते हो तो वो नेचुरल है, लेकिन आप ऐसे भी कपड़े पहनते हो जो पॉलिस्टर है, टेरिलीन है, टेरिकॉट है ना, ये सब नेचुरल फाइबर से नहीं बने होते। तो आप नेचुरल फाइबर के कपड़े पहना करिए ना, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। Okay, thank you for watching the video tutorial. See you in the next video. Till then, your Sir says you goodbye. Study well and take care.